नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 के प्रश्न। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? Which of the following Indian state does not have any coastal boundary? पहला ऑप्शन आपका दिया है गुजरात, दूसरा गोवा, तीसरा दिया है राजस्थान और आखिरी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र दिया है। तो इनमें से किन स्टेट की आपकी कोई भी कोस्टल बाउंड्री नहीं है, मतलब कोई भी समुद्री सीमा नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या है? राजस्थान। सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप यहीं पर थोड़ा सा और इसको समझ लीजिए। ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा होगा और ये आपको कोस्टल स्टेट्स दिख रहे होंगे, जहां पर पहला आपका गुजरात हो गया, ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा हो गया, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरला, सिक्स्थ आपका हो गया, छठवां तमिलनाडु, ठीक है, फिर सातवां आपका हो गया आंध्र प्रदेश, आठवां हो गया उड़ीसा, नौवां हो गया वेस्ट बंगाल। तो अगर कभी आपसे पेपर में पूछे भारत के कितने राज्य, कितने स्टेट अपनी सीमा समुद्र के साथ शेयर करते हैं या फिर उनकी कोस्ट लाइन है, ठीक है, कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा की बात की जा रही है, तो आप याद रखेंगे 9 स्टेट, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, ठीक है, समुद्री सीमा लार्जेस्ट किस स्टेट की है, तो आप याद रखेंगे गुजरात, और यहां पे आप पुडुचेरी भी याद रखेंगे यूनियन टेरिटरी की तरह, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रखिएगा क्लास। प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं, इसीलिए मैंने आपसे डिस्कस किया है। 9 याद रखिएगा, पुडुचेरी एज अ यूटी याद रखिएगा, और लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? द पॉल्यूशन लेवल ऑफ अ रिवर इज मेजर्ड बाई, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है एटीपी, दूसरा दिया गया एसटीपी, तीसरा दिया गया है बीओडी और आखिरी दिया गया है डब्ल्यूपीएल, ठीक है। तो पॉल्यूशन लेवल का मेजरमेंट इन वाटर किसके थ्रू किया जाता है? बीओडी के थ्रू। सी इज द राइट आंसर। और बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हो सकता है अगली बार प्रश्न में आपसे क्वेश्चन बना दे, एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बना दे कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, यहां से प्रश्न बन जाए आपका। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है टाइफॉइड, दूसरा कालरा, तीसरा जुकाम जिसको कि कोल्ड कहते हैं, और आखिरी मलेरिया दिया गया है। और किसकी बात की है? वायरस इंफेक्शन से होने वाली डिजीज की, ठीक है, वायरस इंफेक्शन से। तो वायरस इंफेक्शन से आपका कोल्ड होता है। कोल्ड आपने अक्सर देखा होगा, जब भी किसी को बहुत सर्दी जुकाम होता है तो उससे कहा जाता है मुंह पे हाथ रख के छींको, ठीक है। मुंह पे हाथ रख के छींकने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब वो छींक रहा है और जब वो छींकेगा तो ड्रॉपलेट से जो वायरस होंगे, अगर वो मुंह पे हाथ नहीं रखेगा वो तो दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है ना। एक वायरस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए बोला जाता है मुंह पे हाथ रख के छींको। अच्छा, यहाँ पे टाइफाइड और कोलरा की अगर हम बात करें, कॉलरा की और टाइफाइड की, ये दोनों आपके वाटर कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा होते हैं, तो हम कह सकते हैं वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, ये गंदे पानी के कारण होते हैं। और मलेरिया किससे होता है? मच्छर काटने से। डेंगू, मलेरिया चुटकी में फैलाऊं, कौन? मच्छर। तो इतनी चीजें भी आप याद रखिएगा। एक बार प्रश्न आपसे पूछा था कि कंटामिनेटेड वाटर से होने वाली बीमारी का नाम, और वहां पे आपको ऑप्शन में टाइफॉइड दिया था, जो कि करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, इसीलिए हम सब चीज डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न को। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। The most important element of weather affecting the agriculture in India। अब आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। पहला है तापमान, टेम्परेचर, दूसरा है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, थर्ड है पवन, और आखिरी है वृष्टि, ठीक है, रेन।
अब आप देखिए यहां पे क्या बोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे एग्रीकल्चर को इफेक्ट तो करते हैं, लेकिन इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो वर्षा, बारिश, पानी, रेन। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? विच इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है तापमंडल, जिसको कि थर्मोस्फियर कहते हैं। दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल, जिसको कि हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और आखिरी है आयन मंडल, जिसको कि आयनोस्फियर कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोल्डेस्ट लेयर की बात करें तो वो मेसोस्फियर है, मध्यमंडल। ठीक है, और अगर हॉटेस्ट लेयर की बात करें तो तापमंडल है। ये क्या है? सबसे गर्म, हॉटेस्ट। ठीक है, तापमंडल, जिसको कि हम थर्मोस्फियर कह रहे हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछे सबसे निचली लेयर कौन सी है, ठीक है, तो वो कौन सी है? आपकी क्षोभ मंडल, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। अब इस फिगर से आप लोग एक बार देख लीजिए, कई बार प्रश्न यहां से बनते हैं और पूरी संभावना है कि आपके भी परीक्षा में प्रश्न यहां से बनेंगे। तो किसी भी तरीके से इन प्रश्नों को गलत मत करिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पेपर में पूछे सबसे निचली परत कौन सी है एटमॉस्फेयर की, तो आप याद रखेंगे क्षोभ मंडल, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि ओजोन लेयर आपके किस उसमें प्रेजेंट होती है, किस फेयर में प्रेजेंट होती है, तो आप याद रखेंगे समताप मंडल, जिसको कि हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। और जितनी भी एरोप्लेन्स होती हैं वो कहां पर आपकी किस लेयर में फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं? तो वो भी आपके समताप मंडल में उड़ती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी वेदरिंग कंडीशन नहीं होती है। जितना भी क्लाउड फॉर्मेशन होता है ये ट्रोपोस्फियर में होता है, जिसको कि क्षोभ मंडल कह रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। इसी वजह से समताप मंडल में प्लेन आपकी उड़ती है। फिगर से भी क्लियर हो रहा होगा, ये समताप मंडल, यहां पे आपको एक प्लेन दिख रही होगी। ठीक है, ये देखिए, ये आपका है मेसोस्फीयर, जिसको कि हम मध्य मंडल कह रहे हैं, जो कि आपका ठंडा रहता है। और ये आपका दिख रहा होगा आपको ताप मंडल। ठीक है, ताप मंडल आपको दिख रहा है। ठीक है, थर्मोस्फीयर। चलिए, इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? कई बार प्रश्न में आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़िएगा क्लास, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? पहला ऑप्शन आपका दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा दिया है ऑक्सीजन, थर्ड दिया है आर्गन और आखिरी दिया है मीथेन। तो याद रखिएगा, मीथेन जो है वो आपके ग्रीन हाउस गैस है। मैंने आपसे डिस्कस किया है CH4 आपकी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है ना। फिर इसके बाद अगर वाटर वेपर का भी आपसे पूछे तो ये भी ग्रीन हाउस गैस में आता है। कंफ्यूज मत होइएगा इन सब पॉइंट्स में। ठीक है, यहां पर आपका मीथेन इज द राइट आंसर। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड की जब भी हम बात करते हैं या नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं तो एसिड रेन को याद रखिएगा आप लोग, अम्लीय वर्षा को। यहां से प्रश्न बनता है कि एसिड रेन किनके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया इन, ये कई बार रिपीट प्रश्न है। पहला ऑप्शन दिया है 1973, 1982, 1992, 1996। इसका करेक्ट आंसर है आपका 1973। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यमोत्तर पर खींची गई है? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज ड्रॉन एट 180 डिग्री मेरिडियन? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका दिया है इंटरनेशनल डेट लाइन, दूसरा दिया है कर्क रेखा, जिसको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, तीसरा दिया है विषुवत रेखा, जिसको कि इक्वेटर कहते हैं, और आखिरी आपका दिया गया है प्रधान यमोत्तर रेखा, जिसको कि प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप, इस तरीके से आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से कुछ इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। यहां पर आपका क्या होता है, एकदम मिड में
बताइए, इक्वेटर होता है, इधर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, इधर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ठीक है, इसको कर्क कहते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य पे गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड? ठीक है, पहला ऑप्शन गुजरात दिया है, दूसरा आपका तमिलनाडु दिया है, थर्ड अंडमान दिया है और आखिरी वेस्ट बंगाल दिया है। तो यहां पर आपका क्या होगा आंसर? बी इज द राइट आंसर। जब भी हम गुजरात की बात करेंगे तो यहां पे आप क्या याद रखेंगे? गिर नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात के बारे में याद रखेंगे, गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में याद रखेंगे, कच्छ गल्फ के बारे में याद रखेंगे। जब हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो आप सुंदरबन डेल्टा याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। जब गल्फ ऑफ मन्नार की बात करेंगे तो तमिलनाडु याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10वें प्रश्न को देखिए क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज। तो यहां पे आपका सेक्स रेशियो क्या है? 943:1000। ठीक है, ये आपका सेक्स रेशियो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो यहां पे आपका जो अदर ऑप्शंस है 916 है, 920 है, 982 है। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना याद रखिएगा। कभी ऑप्शन में 943:1000 दिया रहे तो इसको मार्क करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड अ फार्मर्स फ्रेंड? ठीक है, किसको किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा केचुआ, जिसको कि अर्थ वॉर्म कहते हैं। तीसरा दिया गया मधुमक्खी। ठीक है, और आखिरी दिया गया तितली, बटरफ्लाई। तो फार्मर का मित्र किसको कहा जाता है? अर्थवॉर्म को, केचुए को। केचुए से क्या होता है? जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल की, वो और उपजाऊ होता है। इसी वजह से जो केचुआ है वो फार्मर का फ्रेंड भी कहलाता है। 12वें प्रश्न को देखिए क्लास ध्यान से। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? ठीक है, Which state is associated with the चिपको मूवमेंट टू सेव द एनवायरमेंट? चिपको मूवमेंट क्या था? जिसमें लोगों ने जब पेड़ की कटाई हो रही थी तो पेड़ की कटाई को, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए लोगों ने पेड़ को गले लगा लिया था, पेड़ से चिपक गए थे कि पेड़ को नहीं काटना है। अगर आपको पेड़ को काटना है तो पहले हमें काटिए, हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। तो ये मूवमेंट आपका कहां हुआ था? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तराखंड और चौथा छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? उत्तराखंड में। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। सुंदर लाल बहुगुणा का नाम याद रखिएगा आप लोग, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, 13वां प्रश्न देखिए। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? ठीक है, द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला ऑप्शन दिया गया है इटियोलॉजी। ठीक है, दूसरा दिया गया है नियोलॉजी, थर्ड दिया गया है इथोलॉजी और आखिरी दिया गया है डेमोलॉजी। तो ह्यूमन मतलब ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर्स की बात की गई है, जीवों के व्यवहार के अध्ययन की बात की गई है। तो इसका सही आंसर है इथोलॉजी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए, यहां पे जब हम बात करते हैं नियोलॉजी की, तो नियोलॉजी क्या है? ये आपके नए वर्ड्स से रिलेटेड है। आप इसको सर्च करिएगा, नए वर्ड्स को फॉर्म करना आपका नियोलॉजी का पार्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सीवीड इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। समुद्री शैवाल की बात की जा रही, समुद्र की बात की जा रही, थोड़ा इस तरीके से भी सोचिएगा। क्लोरीन, ठीक है, दूसरा है ब्रोमीन, थर्ड है आयोडीन और आखिरी है लोहा, जिसको कि हम आयरन कहते हैं। और सीवीड्स की बात की जा रही है, समुद्री शैवाल की बात की जा रही है। तो समुद्री शैवाल आपका किसका सोर्स है? आयोडीन का सोर्स है। सी इज द राइट आंसर। आखिरी प्रश्न को देखते हैं, 15वें प्रश्न को। शैक लाइकेन इज पैरासाइट, ये एक पैरासाइट है जिसको कि परजीवी कहा गया है। ठीक है, केमिकल ऑटोट्रॉफ है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है मतलब डीकंपोजर है आपका,
यहां पे, और आखिरी आपका है सहजीवी। तो ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। जो लाइकेन है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। कभी कभी पेपर में आपसे पूछा जाता है एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर, और उसमें आपको ऑप्शन में लाइकेन दिया रहता है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो उसमें याद रखिएगा लाइकेन को, ठीक है। और लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है किसके किसके बीच में, एल्गी और फंगस के बीच में। ये भी चीज याद रखिएगा। कवक और शैवाल के बीच में, ठीक है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? सीएनजी व्हाट इज द यूज एज अ फ्यूल, मतलब सीएनजी का यूज एज अ फ्यूल कहां पर किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है व्हीकल, वाहनों में, दूसरा है उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में, थर्ड है खाना बनाने में, और आखिरी डी है वाहनों एवं उद्योगों में, व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज। तो सीएनजी का सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म एक जगह नोट कर लीजिए। हो सकता है पेपर में अगली बार आपसे पूछ ले कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यहां पे मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है। इसको एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे इसका यूज पूछा गया है। तो आपने सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां देखी होंगी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाली गाड़ियां, साथ ही साथ सीएनजी का यूज इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। तो यहां पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वाहनों एवं उद्योगों में, व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। यहां पे इसका एब्रिविएशन लिख लीजिएगा आप। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। अगला प्रश्न है पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड बाय whom? पहला है व्याख्यान द्वारा, व्याख्या दिया जाता है जैसे लेक्चर्स में एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। दूसरा क्षेत्रीय भ्रमण, फील्ड ट्रिप। तीसरा दिया है समूह वार्तालाप, ग्रुप कन्वर्सेशन। और आखिरी दिया है आपका अध्ययन, मतलब स्टडी। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इन सभी के द्वारा आपका क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन यहां पे जो बेस्ट आपका ऑप्शन है वो है फील्ड ट्रिप, ठीक है, क्षेत्रीय भ्रमण। देखिए क्लास, यहां पे जब हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो लेक्चर्स के द्वारा भी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। जैसे मैं अगर आपको एनवायरमेंट पढ़ा रही हूं और आप मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आप में आ रही है, ठीक है, आपको नॉलेज गेन हो रही है। आपका ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप कन्वर्सेशन, जब हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं किसी भी चीज को, तब भी हम लोग कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। फिर स्टडी आप कर रहे हैं, तब भी आप अवेयरनेस गेन कर रहे हैं। लेकिन यहां पे पूछा है बेस्ट वे, तो यहां पे फील्ड ट्रिप द्वारा क्यों? क्योंकि यहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज। आप चीजों को खुद अपनी आंखों से देखेंगे, समझेंगे, इस वजह से बी को यहां पे करेक्ट आंसर माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? व्हाट इज द एब्रिविएशन फॉर एलपीजी, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है लो पैड गेम, दूसरा दिया गया है लो पैसेंजर गाड़ी, ठीक है, लो पैसेंजर गाड़ी मतलब पब्लिक पैसेंजर ट्रेन। फिर तीसरा दिया गया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और आखिरी दिया गया है लोकल पेट्रोलियम गैस। तो जब भी हम एलपीजी की बात करेंगे, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा, सीएनजी भी याद रखिएगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यहां पे सी आपका सही ऑप्शन है। अच्छा, अगर कभी आपसे पूछे एलपीजी का कंपोजिशन, तो यहां पे मैंने आपको बताया भी है पहले, आप बीपी याद रखेंगे, ब्यूटेन एंड प्रोपेन याद रखेंगे, ठीक है। ब्यूटेन एंड प्रोपेन आपका प्रेजेंट होता है एलपीजी में, ठीक है। और अगर आपसे सीएनजी की बात करेगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की, तो आप एमई याद रखेंगे, मीथेन और इथेन, ठीक है। कई बार पेपर में आपसे पूछा गया है कि एलपीजी में मीथेन प्रेजेंट होती है, जो कि एक गलत ऑप्शन था। याद रखिएगा, मीथेन आपका कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में प्रेजेंट होती है,
एलपीजी की बात करते हैं तो यहां पे ब्यूटेन और प्रोपेन प्रेजेंट होता है। नोट डाउन कर लीजिए, यहीं से प्रश्न बार बार बनते रहते हैं। अगला देखिए, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ठीक है, व्हाट रेज डज द ओजोन लेयर एब्सॉर्ब बिफोर रीचिंग द अर्थ? पहला आपका है गामा रेस, दूसरा दिया है एक्स रेस, तीसरा दिया है अल्ट्रा वॉयलेट रेस और आखिरी दिया है बीटा रेस। तो मैंने आपको बताया है ओजोन लेयर जो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है वो अल्ट्रा वॉयलेट रेस को क्या करती है? एब्सॉर्ब करती है, यूवी रेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर ये आपका समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी कौन सी लेयर प्रेजेंट है? ओजोन लेयर प्रेजेंट है। और ये ओजोन लेयर क्या करती है? जो यहाँ पे जो सन से आपकी यूवी रेज आती हैं उनको अर्थ पे जाने से रोकती है, कुछ रेस को आपके एब्जॉर्ब करती है, कुछ को रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, याद रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न बन रहे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। अगला देखिए, अच्छा यहीं पे मैंने आपको एक बार और बताया था कि ओजोन आपके दो तरीके के होते हैं, एक गुड ओजोन होता है, एक बैड ओजोन होता है। गुड ओजोन वो ओजोन लेयर जो कि आपके स्ट्रेटोस्फीयर में है, समताप मंडल में है, जो कि यूवी रेस को अर्थ की सरफेस पे आने से रोक रही है। ठीक है, और बैड ओजोन कौन है? जो कि आपके यहां पे एयर में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है अगर ओजोन, तो ये आपकी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाती है, इसको हम लोग बैड ओजोन कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा क्लास, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अभी के लिए आप बस ये याद रखिए, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है जो कि यूवी रेस को एंटर करने से रोकती है। अगले प्रश्न को देखिए, बैट इज अ मैमल। ठीक है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, ठीक है, रात्रिचर है, नॉक्टर्नल है, शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, या फिर बच्चे देता है, गिव्स चिल्ड्रन। तो जब भी हम मैमल की बात करते हैं, स्तनधारी की हम बात करते हैं, तो चमगादड़ स्तनधारी है, मैमल है, क्योंकि वो बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, मैमल, ये चीज आप याद रखिएगा। जितने भी आपके कैटल्स होते हैं वो मैमल होते हैं, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, वो गाय, बकरी। समझ में आ रहा है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है एबायोटिक और बायोटिक घटक, अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट की बात की गई है। दूसरा, समुद्री तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बिलो द सी लेवल। थर्ड दिया गया है चीजें जो हमको घेरती हैं, ठीक है, थिंग्स दैट सराउंड अस। फिर आखिरी दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्लास, जब भी हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो ये तो बोला जाता है कि जो भी चीज हमारे सराउंडिंग में है वो हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है, लेकिन जब भी हम सराउंडिंग की बात करते हैं तो इसमें आपकी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट को हम एक साथ रखते हैं। जैसे अगर मेरे सामने 5-6 इंसान खड़े हैं तो मैं कहूंगी ये भी मेरे एनवायरमेंट के ही पार्ट हैं, ठीक है, लेकिन भले वो ऑब्जेक्ट नहीं है, दे आर लिविंग थिंग, लेकिन दे आर द पार्ट ऑफ माई एनवायरमेंट। जब भी हम एनवायरमेंट की बात करते हैं हम सराउंडिंग की तो बात करते हैं, लेकिन इस सराउंडिंग में बायोटिक और अबायोटिक मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जैविक और अजैविक घटक दोनों घटकों की बात करते हैं हम। तो यहां पे ए आपका सही आंसर है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पे जब हम बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट की बात करें जो कि सराउंडिंग्स में है तो वो एनवायरमेंट होगा, और जब यही बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने लगे तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आपके जैविक और अजैविक घटक जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? Which of the following international organization is dedicated to wildlife conservation? तो यहां पे आपके जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब आपके गलत हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आपका गलत हो गया था। अगर यहीं पे आपको IUCN दे दिया गया रहता तो आपका सही रहता ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका एक गलत प्रश्न था जिसमें ऑप्शंस गलत दिए थे। प्रश्न नहीं गलत था लेकिन कोई ऑप्शन सही नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन की बात की गई है। द केमिकल यूज फॉर द क्लाउड सीडनिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन, पहला आपका दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा दिया गया है पोटेशियम ब्रोमाइड, थर्ड सिल्वर आयोडाइड एंड देन आखिरी पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्लाउड सीडनिंग के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, ये याद रखिएगा, AgI का यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड, बायोडीजल तैयार किया जाता है किस प्लांट द्वारा? ठीक है, यूट्रिक्युलेरिया, जेट्रोफा, देवदार जिसको कि सीडर बोलते हैं, और यूकेलिप्टस। तो यहां पे जब भी हम बायोडीजल की बात करते हैं या बायो प्लांट्स की बात करते हैं, बायोडीजल प्लांट्स की बात करते हैं, तो उसमें आपका जेट्रोफा आता है, बी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को या फिर 5 जून को। तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखिए, सीवी कल्चर संबंधित है, सीवी कल्चर इज रिलेटेड टू, पहला ऑप्शन आपका दिया गया है वन एवं वन उत्पाद से, दूसरा सिल्क से, फिर फ्लावर से, फिर फर्टिलाइजर से। तो अगर हम फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे, फ्लोरिकल्चर की, तो वो आपके फ्लावर से रिलेटेड होते हैं। सीवी कल्चर की जब भी हम बात करते हैं तो ये आपके फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, ए सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए 27वां, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य स्थित है? In which of the following district चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? पहला ऑप्शन लखीमपुर खीरी, ठीक है, दूसरा चंदौली, तीसरा लखनऊ और आखिरी बनारस। तो आपका चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? चंदौली में है, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, चंदौली में। ठीक है, अब देखिए 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? Who among the following is secondary consumer? ठीक है, अब यहां पे देखिए क्लास, जब भी हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं, प्रोड्यूसर कौन है? जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहा है। उत्पादक कौन है? जो अपना खाना खुद बना रहा है। इसमें आपके पादप आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ग्रासेस आती हैं, ट्रीज आते हैं, जो कि सन रेज द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा अपने खाने खुद बना रहे हैं। अब इन प्लांट्स को जो खा के अपने पेट को भरते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे भेड़ बकरी हो गई आपकी, वो क्या खाते हैं? बकरी क्या खाती है? घास खाती है। ग्रास होपर, टिड्डा क्या खाता है? घास खाता है। तो वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। ठीक है, अब इस ग्रास होपर को, जो टिड्डा है उसको सांप खा रहा है, वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। समझ में आया? जो सीधे आपके प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा के अपना पेट भर रहे हैं उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। तो यहां पे आपका ऑप्शन दिया गया है एलिफेंट, स्नेक, लॉयन या गोट। ठीक है, तो यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा? बी, स्नेक। स्नेक। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा के अपना पेट भरा उनको हम लोग टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं, जिसमें कि आपका लॉयन आ गया। ठीक है, और यहां पर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर की बात की गई है तो वो आपका क्या होगा? स्नेक होगा। और जो गोट है वो आपका क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि घास पत्ती खा रही है ना। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं, झूम खेती होती है कहां पर? झूम फार्मिंग कहां होती है? केरल में होती है, बिहार में होती है, मेघालय में होती है या फिर तमिलनाडु में होती है? देखिए, झूम खेती, झूम फार्मिंग आपकी मेनली हिली रीजन्स में होती है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका ये ज्यादा प्रैक्टिस में किया जाता है, तो इसी वजह से मेघालय इसका आंसर है। झूम खेती में होता क्या है? जैसे फॉरेस्ट है, हिली एरिया है, वहां पे बड़े बड़े जंगल हैं, ठीक है, फॉरेस्ट है, इन फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, वहां पे आग लगा दी जाती है ताकि पूरा जो एरिया है वो आपका खाली हो जाए। ठीक है, एक बार जब पूरा लैंड क्लियर हो जाता है, खाली हो जाता है, तो वहां पे खेती की जाती है।
और जब खेती करते करते उस लैंड की, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग मूव करते हैं और फिर वहां के फॉरेस्ट को पूरा काट के, वहां पे आग लगा के पूरे जमीन को खाली करके वहां खेती करने लगते हैं। इसी वजह से झूम फार्मिंग को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते जाते हैं, जंगलों को काटते जाते हैं, वहां पे खेती करते हैं, जब वहां की सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो झूम फार्मिंग इज रिलेटेड टू मेघालय। अब देखिए आखिरी प्रश्न, सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? व्हाट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्राई आइस की बात की गई है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का? तो यहां पे आपका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप देखेंगे कभी कभी ड्राई आइस ऐसे धुआं सा निकलता है, व्हाइट व्हाइट, बहुत ठंडा रहता है, तो वो किसका रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स और हैं जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।